बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। आज हम 9 बायो में चैप्टर 1 का लास्ट एसएलओ कवर करेंगे। एसएलओ है कि हम इवेल्युएट करें कुछ टर्म्स को, और ये टर्म्स क्या है? हाइपोथेसिस है, थ्योरी है और लॉ है। लेकिन कहते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च इन नेचुरल साइंसेज। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नेचुरल साइंसेज। कहते हैं आपने इवैल्यूएट करना है हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ को, यानी आपने समझना है, आपको इनमें वाज़ेह फर्क महसूस हो, एक कंसेप्ट क्लियर हो कि ये तीनों चीजों में फर्क क्या है। लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च, यानी कि आपने रिसर्च या एग्जाम्पल देनी है कहां से? नेचुरल साइंस से। उसने लिविंग साइंस नहीं कहा। अगर ये कहता लिविंग साइंस तो हम सिर्फ बायो की एग्जाम्पल मेंशन कर। जब ये कह रहा है नेचुरल साइंस, तो नेचुरल साइंस से मतलब है हमें बायो से बाहर आना है, हमें फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या कंप्यूटर से या किसी और इकोनॉमिक सब्जेक्ट से कोई एक आधी एग्जाम्पल ऐड करनी है। सिर्फ लिविंग सिस्टम तक हम नहीं रहेंगे। तो ये हमारा एसएलओ है, नॉलेज। इसी एसएलओ से जो टॉपिक नॉलेज हमने लिया है, इट इज हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ इन नेचुरल साइंसेज। ये जो तीन अल्फाज है, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ, ये साइंस की फील्ड में, मैं सिर्फ बायो की बात नहीं कर रहा, ये साइंस की फील्ड में हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स के कीवर्ड हैं। अगर हम सारे साइंटिफिक मेथड को समराइज करें, कल जो हमने उसके 6 स्टेप्स पढ़े थे, अगर हम उसे समराइज करें तो वो इन तीन लफ्जों में समराइज होते हैं। हाइपोथेसिस से हमारी नो हाउ हो गई है, आज हम इसे क्विकली रिव्यू करेंगे और अगले दो कंसेप्ट जो हैं हमने इस पे फोकस करना है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो मैं कहूंगा हाइपोथेसिस क्या है? जो हमारी साइंटिफिक इंक्वायरी है ना, साइंटिफिक मेथड है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बिगिनिंग पॉइंट होता है। अब आप लोग कहोगे कि सर हमने तो कल पढ़ा था हम रिकॉग्निशन से स्टार्ट करते हैं, हम पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस आता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि असल में हाइपोथेसिस ही स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर आप मसले को आइडेंटिफाई करते हो और उससे मुताल्लिक ऑब्जर्वेशन करते हो, तो वो सब हम हाइपोथेसिस बनाने के लिए करते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, तो हम उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो ये असल में हमारा पहला वो सॉलिड पॉइंट है जिसके लिए हम ऑब्जर्वेशन और रिकॉग्निशन करते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या है? हम कहते हैं इट इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन और आइडिया दैट साइंटिस्ट कैन टेस्ट। टेंटेटिव का वर्ड जहां आ जाए ना, एक इसका मतलब होता है आरजी, ये फाइनल नहीं है, ये आरजी है। और हम अपने कंटेक्स्ट में इसका मतलब लेते हैं कि अभी इसको हमने साबित नहीं किया, अभी जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं हमारे पास इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है कि ये हाइपोथेसिस ठीक है कि नहीं। हो सकता है ये ठीक हो सकता है एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता लगे ये तो गलत था। तो ये अभी विदाउट एक्सपेरिमेंट है, विदाउट एविडेंस है, इसलिए ये क्या हो गया? टेंटेटिव आइडिया या टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। और इसकी खुसूसियत ये होती है कि हम इसको चेक कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा सकते हैं ये ठीक है या गलत है। जैसे हमने कल जब पढ़ा, उसमें हमने डेंगू वायरस जो था उसके बारे में चेक किया कि डेंगू वायरस असल में मॉस्किटो की वजह से हमारी बॉडी में आता है, ये हमारा हाइपोथेसिस था। और जब हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान इंसेक्ट रिपेलेंट के स्प्रे किए लोगों पे, हमने देखा कि चूंकि इंसेक्ट रिपेलेंट की वजह से मॉस्किटो कम बाइट कर रहे थे, तो मॉस्किटो के कम बाइट करने की वजह से लोगों के अंदर डेंगू फीवर के केसेस भी कम हो गए थे। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके साबित किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पहले हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो वही बात कि हाइपोथेसिस हमारे पास इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, जब हम अपनी सराउंडिंग में कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, तो हमारे जहनों में सवालात उठते हैं। ये जो आपके जहन में सवाल उठा है ना किसी चीज को देख के कि ये क्या हो रहा है,
कैसे हो रहा है, इसके क्या नुकसानात है, इससे कैसे बचा जा सकता है। इसका मतलब है आप अब हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे हो, आपने मसला आइडेंटिफाई कर लिया है। अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन करोगे, अब आप मुशाहदात करोगे और उस बारे में पता लगाओगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, और फिर उसकी बेस पे आप हाइपोथेसिस बनाओगे। हाइपोथेसिस में आप क्या कर रहे होगे, आप वजह बताने की कोशिश करोगे, लेकिन आपके पास सबूत नहीं होगा। आप कहोगे हाँ, मलेरिया जो है वो मच्छर काटने की वजह से हो रहा है, डेंगू जो है वो मच्छर काटने की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया है कि डेंगू और मलेरिया के जो पेशेंट होते हैं वो सब यही कहते हैं कि हमें मच्छर ने काटा था, उसके बाद हुआ, उससे पहले बुखार नहीं था। तो हमारे पास अभी इनिशियल ऑब्जर्वेशन आती हैं, हम अभी क्वेश्चंस रेज करना शुरू करते हैं, यहीं से हमारे हाइपोथेसिस का स्टार्ट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट देते हैं, यानी कि हम बकायदा लिखते हैं, उसको स्टेटमेंट की शक्ल दे देते हैं कि जिसमें हम कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं या कोई पेशन गोई करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट होती है, अभी हमने उसे एक्सपेरिमेंट से चेक नहीं किया होता, दैट कैन बी चेक्ड, हम उसे चेक कर सकते हैं, यानी हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं, ये इसकी खुसूसियत होती है। फिर आगे आपके पास साइंटिस्ट फाइनली इसको टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, और टेस्ट करने का मकसद ही ये होता है कि हम देखें हमारा हाइपोथेसिस या जो हमारा क्लेम है, हमारी प्रेडिक्शन है, पेशन गोई है, क्या ये सही भी है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है हमने गलत प्रेडिक्शन बना ली है और बिना सबूत के उसको सही मानना शुरू कर दें। तो साइंस इस चीज को नहीं फॉलो करती। साइंस कहती है जो भी मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हो इसका सबूत भी दो। ठीक हो गया। लास्ट पे आपने एक्सपेरिमेंट्स भी किए, आपने जब एक्सपेरिमेंट किए तो आपको पता लगा हमारा हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक था। तो इसका मतलब यह है कि अब आपके हाइपोथेसिस को सबूत जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास एविडेंस है, आप सबूत की बुनियाद पे कह रहे हो कि मेरी बात ठीक है। जब आपके पास हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है कि ये ठीक है, फिर आप देखते हो आपको और बहुत सारी मालूमात मिलती हैं। शुरू में आपकी मालूमात कम है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद जब हमारी इंफॉर्मेशन सही साबित होती है, फिर हमारी इल्म में, हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है। जब आपकी इल्म में इजाफा होता है तो आपका इल्म मजीद बढ़ता है, आप उस मसले को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हो। जब आपके पास हाइपोथेसिस सबूत के साथ, एविडेंस के साथ सही साबित हो और अब आपका जो हाइपोथेसिस है ये वसी हो जाए, फिर आप कहते हो अब ये हाइपोथेसिस नहीं रहा, अब ये एक बड़ा आइडिया बन गया, इट इज अ बिगर आइडिया। हाइपोथेसिस से जो बड़ा आइडिया होता है उसे तो हम थ्योरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो हाइपोथेसिस नहीं रहा, इसलिए कि अब आपके पास सबूत है, आपका हाइपोथेसिस सही साबित हुआ है, अब आपके पास नए हाइपोथेसिस बनना शुरू हो गए। ये बड़ी मजे की चीज है कि आपके पास जब हाइपोथेसिस सही साबित होता है तो आप मजीद नए हाइपोथेसिस बनाते हो, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है। आगे आपके पास आती है थ्योरी। अब हमने बेसिक डिफरेंस समझने हैं थ्योरी और हाइपोथेसिस में। दो बड़े बुनियादी डिफरेंस है थ्योरी हाइपोथेसिस में। एक आपके पास ये है कि जो थ्योरी है इट इज वेल सब्सटेंशिएटेड एक्सप्लेनेशन। सब्सटेंशिएट कहते हैं किसी बात का सबूत होना आपके पास। थ्योरी जो है हाइपोथेसिस की निस्बत ये साबित होती है, आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसको साबित करते हो कि आपकी थ्योरी ठीक है। जबकि हम जिस वक्त हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हमारे पास कोई सबूत नहीं होता कि हम हाइपोथेसिस में जो बात कर रहे हैं क्या ये किसी सबूत के मुताबिक सही है कि नहीं, हमारे पास ऐसा कोई दावा नहीं होता। जबकि थ्योरी जो है हाइपोथेसिस के बरक्स, हम कहते हैं कि थ्योरी के पास सबूत होते हैं। थ्योरी बनती ही तब है जब आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस होता है कि देखो ये एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे ये थ्योरी सही साबित हुई। तो आपके पास बड़ा वाज़िया फर्क आता है कि थ्योरी इट इज सपोर्टेड बाय एविडेंस। ठीक है क्या चीज? हम कहते हैं हमारे सराउंडिंग में जो भी कुदरती फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, आपके आसपास में जो भी आपने देखा है, जो भी कुदरती अमल हुआ है, फिनोमेना हुआ है, ये उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। हाइपोथेसिस डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होती। हाइपोथेसिस में हमारी इंफॉर्मेशन महदूद होती है। हमें यह तो पता लग गया कि जो डेंगू का पेशेंट है
वो कहता है कि मुझे बुखार हुआ था मच्छर काटने के बाद। इससे ज्यादा हम पेशेंट गोई ही करेंगे, हमारे पास सबूत कुछ नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारी इंफॉर्मेशन में जब इजाफा होता है ना, तो हम अब ज्यादा बेहतर बताते हैं। अब हमें पता लगता है कि असल में जो मच्छर है, ये इसका काटना जो है, ये काटना डेंगू फीवर नहीं कर रहा। असल वजह यह है कि इस मच्छर के अपने अंदर डेंगू का वायरस है। असल में जब मच्छर काटता है, मॉस्किटो बाइट करता है, तो वो उस वायरस को हमारी बॉडी में एंटर करता है। ये वायरस फिर आगे से डिजीज कॉज करता है। फिर हम मजीद स्टडी करते हैं। देखो, अब हाइपोथेसिस सही साबित हो गया, हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो गया कि वायरस ही है। अब आप इसमें नहीं महदूद रहोगे। अब आप जहां ये पढ़ोगे कि हमने किस तरह मच्छर के काटने से बचना है, अब आप ये भी पढ़ोगे साथ साथ कि ये वायरस सेल के अंदर जाके डिजीज कैसे कॉज करते हैं, कि ऐसा सेल के साथ क्या करता है कि सेल जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, हमारे टिश्यूज डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से हमें बुखार होता है, टेम्परेचर क्यों ज्यादा होता है, ब्लीडिंग क्यों होती है। आपका इल्म बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ रहा है, अब आप इस मसले को ज्यादा अच्छे से समझा रहे हो। तो हम कहते हैं कि जो भी कुदरत का फिनोमेना हो रहा है, चाहे वो बीमारी की शक्ल में क्यों ना हो, अब कोरोना वायरस आया था, कुदरती अमल था, तो ये जो एस्पेक्ट है नेचर का, थ्योरी इसको डिटेल्ड एक्सप्लेन करती है। और मजे की बात कि आपके पास अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए मल्टीपल एविडेंस होते हैं। आप हाइपोथेसिस की तरह अगर मगर हवाई बातें नहीं करते, आप बकायदा सबूत दे के साबित कर रहे होते हो कि मैं जो थ्योरी में बात कर रहा हूं ये सही है। तो मेन पॉइंट्स इसके क्या है? थ्योरी जो है इसे कई दफा चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपका एक्सपेरिमेंट सही साबित हुआ, आपने कहा मेरी थ्योरी जो है वो अब हमेशा के लिए सही है। ऐसा नहीं होता। साइंटिस्ट हमारी थ्योरी को बार बार चेक करते हैं, और वो इस नीयत से चेक करते हैं कि शायद कहीं पे ये गलत हो जाए। अगर थ्योरी गलत नहीं होती तो क्या होता है, वो थ्योरी ज्यादा सही साबित हो जाती। तो थ्योरी को हम बार बार टेस्ट करते हैं, ये उसकी खुसूसियत होती है। और साइंटिस्ट जब देखते हैं कि हर दफा एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारी थ्योरी को सही साबित करते हैं, तो फिर जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, साइंसदान है, उनका यकीन थ्योरी पे बढ़ जाता है। हाइपोथेसिस पे कोई यकीन नहीं करता क्योंकि उस पर सबूत नहीं होते, लेकिन थ्योरी के ऊपर हम देखते हैं चूंकि इसमें सबूत होते हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इसको सही मान रहे हो। तो ये एक इसकी खुसूसियत है जो हाइपोथेसिस में नहीं होती। इसी के साथ हम कहते हैं कि थ्योरी जो है ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये फ्रेमवर्क है। इसका मतलब पता क्या है? इन अल्फाज का मतलब ये है कि आप जिस भी कुदरती अमल को पढ़ रहे हो, थ्योरी आपको उसकी मुकम्मल वजाहत देती है। जब आप थ्योरी में उस अमल को, उस फिनोमेना को समझते हो ना, आपके इल्म में इजाफा होता है। आप क्या करते हो? मजीद नए हाइपोथेसिस बनाते हो। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, आप मजीद पेशेंट गोई कर रहे हो कि अच्छा ऐसा ऐसे हो रहा है, इसे हम इस तरह से रोक सकते हैं, ऐसा करेंगे तो ये अच्छा फायदा होगा, ऐसा करेंगे तो इसका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आप जब जब थ्योरी के अंदर चीजें पढ़ रहे हो, आपके इल्म में इजाफा हो रहा है, आप उसको मजीद बढ़ा रहे हो। जब आप मजीद बढ़ाते हो तो आप उस दौरान मजीद पेशेंट गोई करते हो। इसी को हम कहते हैं कि थ्योरी से हमें मजीद नए हाइपोथेसिस मिलते हैं। लेकिन वो हाइपोथेसिस हमें जो थ्योरी दे रही है, इसलिए हम कहते हैं थ्योरी असल में ना, ये हमारा असल फ्रेमवर्क है, इसको पढ़ के हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि थ्योरी जो है ये फैक्ट्स पे मौजूद होती है। थ्योरी के अंदर महज जो हाइपोथेसिस में प्रेडिक्शन हो रही थी, महज उस तरह की पेशन गोई नहीं होती। हमारे पास बाकायदा सबूत होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, जिसकी बेस पे हम ये दावा करते हैं कि हमारी थ्योरी ठीक है। और इसी के साथ इट कैन एक्सप्लेन वाइड रेंज ऑफ फिनोमेना, यानी कि ये किसी भी अमल को, किसी भी कुदरती अमल को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाता। जो भी आप चीज पढ़ रहे हो, थ्योरी हाइपोथेसिस की निस्बत ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन करती है। आगे है इट कैन लीड टू न्यू इन्वेंशन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब आप एक चीज पढ़ रहे हो और आपको उसकी समझ आती है, आप उस पर मजीद क्वेश्चन करते हो। वो जो मजीद क्वेश्चनिंग है ना, ये आपको बाज़ औक़ात नई इन्वेंशन करवा देती है। आप कुछ नया दरियाफ्त कर लेते हो जो आपके शुरू में ज़हन में भी नहीं होता। लास्ट पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी,
बच्चे अक्सर इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पीछे तो कुछ और पढ़ते आ रहे हैं, अचानक से ये क्या कह दिया। लास्ट में हमें कहा जा रहा है थ्योरी कैन बी प्रूवन रॉन्ग। थ्योरी जितनी भी अच्छी है, ये जितना मर्जी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन थ्योरी में फिर भी ये खसूसियत होती है कि ये आने वाले वक्त में कभी भी गलत साबित हो सकती है। और ये इसकी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है। जैसे हमने हाइपोथेसिस में देखा था कि हम उसे टेस्ट करते हैं और टेस्ट के दौरान इक्वल चांसेस होते हैं कि वो सही हो, इक्वल चांसेस होते हैं वो गलत हो। अगर हाइपोथेसिस गलत भी हो जाए तो हमारे इल्म में इजाफा ही होता है, हमें पता लग जाता है कि ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था ये गलत है, दोबारा ये नहीं करना। थ्योरी का भी गलत साबित होना अच्छी चीज है। थ्योरी गलत साबित हो रही है, इसका मतलब है आपका इल्म इतना बढ़ गया है कि आपने देखा कि आज जो रिसर्च है वो पिछले 50 साल की रिसर्च से ज्यादा अच्छी है। 50 साल पहले हमें वो चीजें समझ नहीं आती थी, लेकिन आज साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि हमें वो चीजें समझ आ रही हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले जो बात की गई थी, थ्योरी बनाई गई थी, वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं करती। आज की रिसर्च जो है वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करती। तो थ्योरी बाज़ औक़ात गलत भी साबित होती है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाता हूं। हमारा एसएलओ क्या कह रहा था, हमने एग्जाम्पल जो लेनी है वो नेचुरल साइंस से लेनी है। तो इसलिए मैंने यहां बायो के साथ नॉन बायो एक और एग्जाम्पल ली है, विच इज फिजिक्स। फिजिक्स की एग्जाम्पल ऑब्वियसली आप अपने रेलेवेंट टीचर से पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चन भी लूंगा अदन का और कशफ का। फिजिक्स की अगर हम एग्जाम्पल लें किसी थ्योरी की, तो हमारे पास आती है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। ये देखो, ये मैंने आपको एक इमेज दिखा दिया है। ये आप इमेजिन करो कि ये जो फैब्रिक है ये एक स्पेस है, ठीक है। जो फैब्रिक है ये आपकी स्पेस है और ये जो गोल राउंडेड सी शेप है ये आपकी अर्थ है। ये अब आपके फिजिक्स के सर ने जब आपको हायर क्लास में पढ़ाना है तो आपको तब समझ आएगी कि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में स्पेस से रिलेटेड क्या कहा था। उसने कहा था कि आपके पास जो ग्रेविटी है वो कुछ ऐसे ही है कि जैसे आप ये कपड़ा लो और इस कपड़े के ऊपर एक हैवी सा ऑब्जेक्ट रख दो, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये उस कपड़े को नीचे की तरफ पुश करता है, उसमें कर्व लेकर आता है। अब आप क्या करो, आप एक छोटी सी बॉल लो और उसे इस कपड़े पे फेंको, तो आप देखोगे कि वो जो बॉल है ना वो सीधा जाने की बजाय इस कर्व के राउंड यूं चक्कर काटेगी। आइंस्टाइन ने कहा था असल में ग्रेविटी भी यही चीज कि ये जो खाली स्पेस है ना, असल में ये भी एक फैब्रिक है और ये जो आपके दुनिया है, सितारे हैं, स्टार्स हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये उस फैब्रिक के अंदर कर्व पैदा करते हैं और उस कर्व की वजह से क्या होता है कि बाकी के जो छोटे सितारे हैं वो उसके गिर्द घूमना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्पेस में सूरज के राउंड आप देखते हो बहुत सारे स्टार्स और हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है। ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बताया है, आप इसे फिजिक्स में बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ोगे। ये थी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। बायो के एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमने नेचुरल साइंस की बात करनी है तो ऑब्वियस सी बात है बायो की बात हम करेंगे। बायो के अंदर ना लेमार्क एक साइंटिस्ट था, इसकी थ्योरी थी और इसकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और मैंने जान के ये थ्योरी मेंशन की है यहां पे, और वो इसलिए कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है ना कि हम थ्योरी को गलत भी साबित कर देते हैं, इस थ्योरी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अपने वक्त में ये एक अच्छी थ्योरी थी, लेकिन जैसे जैसे हमारे इल्म में इजाफा हुआ हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किए और हमने कहा कि इस थ्योरी में बहुत सारी बातें गलत हैं। उस वक्त साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी। आज हमारी अंडरस्टैंडिंग कुदरत को लेके ज्यादा अच्छी है, आज हम बेहतर समझते हैं, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया कि इसके बहुत सारे हिस्से ठीक नहीं है। लेकिन थ्योरी तो है, हमारे इल्म में इजाफा तो किया ना। इस थ्योरी के मुताबिक ना लेमार्क ने कहा था कि जो जिराफ है ना, शुरू में इनकी नेक होती थी छोटी, ये छोटी गर्दन वाले होते थे। छोटी गर्दन वाले जो जिराफ हैं इनको आसानी से खुराक मिल जाती थी क्योंकि दरख्त भी छोटे होते थे। ये देख रहे हो नीचे दो जिराफ खड़े हैं, इनके पास छोटा सा दरख्त है इनकी हाइट का। लेकिन वो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना जब इन्होंने छोटे दरख्त खाना शुरू किए तो वो छोटे दरख्त जो थे वो खत्म होना शुरू हो गए, बड़े दरख्त रह गए।
अब वो जो बड़े दरख्त थे ना, इनकी गर्दन वहां तक नहीं जाती थी, तो इन्हें अपनी नेक को स्ट्रेच करना पड़ता था, खींचना पड़ता था ऊपर, ताकि वो उन पत्तों तक पहुंच सके। लेमार्क ने कहा कि ये जो वो अपनी नेक को स्ट्रेच करते थे ना, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इनके बच्चे थे, जो नए जिराफ्स थे, जो आने वाली नस्लें थी, उनमें हमने देखा कि जिराफ की नेक बड़ी होगी और ये इस तरह की बड़ी नेक वाले बन। कहते हैं शुरू में ऐसे नहीं होते थे, शुरू में इनकी नेक छोटी होती थी, लेकिन चूंकि खुराक के लिए इन्हें अपनी नेक को खींचना पड़ता था, तो हमने देखा कि आने वाले जिराफ जो थे उनकी नेक बड़ी होना शुरू हो गई। इससे उसने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन आज हमें पता है ऐसा नहीं होता। अब अगर एक इंसान जो है वो जिम जाना शुरू कर दे, अपने मसल बढ़ा ले, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके आने वाले जो बच्चे होंगे वो पहले से इतने बॉडी बिल्डर होंगे। ऐसा नहीं होता। तो आपके पास थ्योरी गलत भी साबित हुई। आगे लास्ट पे हमारे पास है लॉ। लॉ क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी एक ऐसी हकीकत जिसे आप गलत साबित नहीं कर सकते। ठीक है, थ्योरी जो है अगर वो एक कुदरती अमल को हमेशा सही साबित करती है, तो हम कहते हैं वो जो कुदरती अमल हो रहा है ये एक असल में लॉ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कभी गलत साबित नहीं होगा। लॉ जो है इट इज अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट विच टेल अस हाउ थिंग्स ऑलवेज हैपन इन नेचर। ये एक कुदरती यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है, हकीकत होती है, अटल हकीकत होती है, जो आपको बताती है कि कुदरत के अंदर जो हो रहा है ऐसा हमेशा ही क्यों होता है। मैंने वर्ड यूज किया हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि ये लॉ है, ये चेंज नहीं होगा। ये जिस चीज की बात करेगा वो हमेशा से ऐसी ही रहे और हमेशा ऐसी ही रहेगी। ठीक हो गया। लॉ के बारे में हम कहते हैं, हम जब लॉ को लिखते हैं ना, तो हम अक्सर इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अब है बायो, लेकिन आप देखोगे बायो के लॉ में भी मैथ होता है। और मैं अक्सर बच्चों से फिर यहां सवाल करता हूं कि बच्चों बायो पढ़ रहे हो और बायो में अगर आप एक लॉ पढ़ रहे हो तो क्या जरूरत है हमें इसमें मैथ को लाने की? हम सिंपली थ्योरी में लिख क्यों नहीं देते उस लॉ को? तो टाइम कम है, मैं आपको खुद ही इसका आंसर बता देता हूं कि जब हम लॉ पढ़ते हैं ना, तो हम बाज औकात दो चीजों को इक्वल कर रहे होते हैं, मिला रहे होते हैं, उनमें प्रपोर्शन बताते हैं, रेशो बताते हैं, उनका आपस में ताल्लुक कायम करते हैं। तो जब आप दो चीजों को लिंक करते हो ना, तो उसके लिए फिर हमें मैथ की जरूरत पड़ती है कि मैथ जो है वो हमें एक छोटी सी इक्वेशन के अंदर दो या तीन चीजों को लिंक करके दे देते हैं। बजाय आप इतनी लंबी सी स्टेटमेंट लिखो और उसको समझाओ, आप एक मैथ के एक्सप्रेशन में छोटी सी इक्वेशन बनाते हो और वो इक्वेशन आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठी रिलेट करके दे देती। जब चीजें रिलेट हो जाती हैं तो हमारे पास मैथ की इक्वेशन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालना आसान हो जाता है। तो इसलिए हम मैथ का सहारा लेते हैं। कहते हैं हमें लॉ जो है ये बताता है चीजें क्यों होती हैं, व्हाई थिंग्स हैपन। लॉ आपको कभी भी नहीं बताता, अच्छा ऑपोजिट है जी, इसको करेक्ट कर ले। लॉ डू नॉट एक्सप्लेन व्हाई थिंग्स हैपन। लॉ हमें यह नहीं बताता चीजें क्यों हो रही हैं, लॉ हमें यह बताता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है इसमें साइंस नहीं जाती, ये कुदरती अमल है, ये हो रहा है। साइंस और लॉ हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा। ठीक है, लास्ट पे लॉ जो है ये एक फंडामेंटल ट्रुथ है, यानी कि ये एक बुनियादी हकीकत की हैसियत रखता है। लॉ के ऊपर फिर हम थ्योरीज और हाइपोथेसिस बनाते हैं। यहां मैं आपके लिए एक पॉइंट जो है वो आपके नजर करना चाह रहा हूं कि आप उसे अंडरस्टैंड करो, आपके जहनों में मैं उसे हाईलाइट करना चाह रहा हूं। जब हम बच्चों को एक चीज पढ़ाते हैं ना, आप अक्सर देखोगे किताबों में लिखा होता है हाइपोथेसिस थ्योरी बनता है, थ्योरी लॉ बनता है। ये आप लोगों को जब एक कंसेप्ट को सिंप्लीफाई, ओवर सिंप्लीफाई करके बताया जाता है ना, बाज़ का तो उसमें गलती हो जाती है। थ्योरी कभी भी लॉ नहीं बनती, लॉ हमेशा से होता है। क्यों? क्योंकि लॉ यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब थ्योरी नहीं थी लॉ तब भी था। थ्योरी सिर्फ ये करती है कि हमें वो लॉ को समझने में मदद देती है। ये बात समझ आई कि थ्योरी क्या है? थ्योरी आपके पास डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आप कुदरत के किसी अमल को जब समझ रहे होते हो तो वो थ्योरी की मदद से समझ रहे होते हो।
हम ये नहीं कहते कि थ्योरी आई फिर थ्योरी से लॉ बना, ये टेक्निकली गलत चीज है। लॉ पहले से मौजूद है, थ्योरी ने सिर्फ हमें उस लॉ को समझने में मदद दी। इसलिए मैंने लिखा कि लॉ जो है इट इज अ फंडामेंटल ट्रुथ जिसके ऊपर अपॉन विच थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस आर बिल्ड। हम लॉ की बुनियाद पे थ्योरी और हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये जो कुदरती अमल हो रहा है ये हमेशा से ही ऐसे क्यों हो रहा है। हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट करके थ्योरीज बनाते हैं कि इसको कैसे समझा जाए, ये अमल कैसे हो रहा है। तो लॉ पहले से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मजीद पढ़ोगे ग्रेड 9 में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जो था इसने हरकत पे, मोशन पे कुछ लॉज दिए थे। जैसे उसने कहा था कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये न्यूटन के कहने से पहले भी ऐसे ही था, तो लॉ तो पहले का एग्जिस्ट कर रहे हैं। न्यूटन ने सिर्फ हमें उसको समझने में मदद की, आगाह किया। और बायो के अंदर अगर हम देखें तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसे हमने पढ़ना है ग्रेड 11 के अंदर। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमें बताते हैं विरासत कैसे ट्रांसफर होती है। वो पैसों वाली विरासत नहीं, ये जो वालिदैन से खुसूसियात बच्चों में आती है, ये वाली विरासत। हम अक्सर देखते हैं ना, हमारी बहुत सारी खुसूसियात अपने पेरेंट्स की तरह है। किसी का स्किन कलर अपने पेरेंट्स की तरह होगा, हाइट अपने पेरेंट्स की तरह होगी, वेट अपने पेरेंट्स की तरह होगा, बिहेवियर कुछ जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह होगा। तो ये पेरेंट्स से खुसूसियात कैसे बच्चों में आई हैं, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। मेंडल ने इसके ऊपर लॉ दिया था जिसे हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ये ले जी, ये लास्ट में समरी है, ये सारी वही बातें हैं जो हमने पढ़ी हैं। हाइपोथेसिस से स्टार्ट होती है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, थ्योरी में कन्वर्ट होती है, और थ्योरी फिर हमें लॉ को समझने में मदद देती है। ये सब वही लिखा हुआ है। ये फ्लो चार्ट है आपके पास एंड पे। जितना भी हमने कल और आज के टॉपिक में पढ़ा, ये वो है कि किस तरह हम मसले को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस में हम डिडक्शन करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे पास रिजल्ट आते हैं। अगर तो हाइपोथेसिस गलत है तो हम वापस आते हैं हाइपोथेसिस पे और एक नया हाइपोथेसिस बनाते हैं, और अगर हमारे रिजल्ट्स हाइपोथेसिस को सही साबित करते हैं तो हम आगे चले जाते हैं थ्योरी पे, और थ्योरीज जो हैं वो हमें फाइनली लॉ को समझने में मदद देती हैं। ये आपका वो एसएलओ है जिसे हमने अभी कवर किया, और हमने ये जो 3 टर्म्स हैं, हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ, इन्हें इवैल्यूएट किया, इन्हें परखा है हमने कि इनमें बुनियादी फर्क क्या है, हैसियत क्या है इनकी, और हमने जो एग्जाम्पल ली हैं वो नेचुरल साइंसेस। आई होप कि आपको एसएलओ भी समझ आया, और एसएलओ को जो मैंने समझाया है जिस कंटेंट से, आपका वो मवाद भी समझ। हमारे पास इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक भी है जिसको आपने प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा, लेकिन लास्ट पे एक अनाउंसमेंट, हमारा हर वीक के एंड पे एक टेस्ट होता है। कल आप लोगों का टेस्ट होगा, और पूरे 2 वीक्स का हमने जितना भी पढ़ा है पिछले और इस वीक का मिला के, कल आपका एक कंबाइंड टेस्ट होगा। ठीक है, पढ़ना है, सेल्फ इवैल्यूएट करना है, खुद टेस्ट करना है, खुद फिर उसको देखना है कि इसमें क्या गलती है, और उसमें फिर हम आपकी मदद भी करेंगे कि हम एक टाइम के बाद, स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको उसकी आंसर की देंगे, लेकिन पहले आप वो टेस्ट खुद करोगे। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन? अदन का क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड ग्रामर वालों का है, एक और स्टूडेंट ने भी हैंड रेस किया हुआ था, कश्यप ने भी। अदन अनम्यूट करो। सर मैंने आपसे पूछना था कि जो डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले थे, ये भी पहले थ्योरी थी? क्या थ्योरी थी कि डायनासोर्स के फॉसिल हैं कि नहीं? ये फॉसिल्स जो पहले मिले थे, पहले पूरा स्केलेटन तो नहीं ना मिला होगा, एक बोन इस पे थ्योरी बनी थी। स्केलेटन्स, फॉसिल्स हमें बहुत पहले से मिल रहे हैं। इसके साथ जो थ्योरी लिंक की जाती है वो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, एवोल्यूशन के कंसेप्ट को जोड़ा जाता है। अब स्केलेटन हमारे पास बहुत पहले से हैं, लेकिन चूंकि उस जमाने में लोग मजहबी ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने कभी इस तरफ सोचा भी नहीं, वो इस चीज को मानते ही नहीं थे कि भाई एवोल्यूशन हुई है, हम जैसे हैं शुरू से ऐसे नहीं है।
पहले हम कुछ और थे, उसमें चेंजेस आई तो हम बने। इसलिए वो लोग इस चीज को इस तरह देखते नहीं थे, वो देखते थे उन्हें स्केलेटन मिल रहे, वो बस ये देखते थे अच्छा माजी में ऐसा कोई जानदार था लेकिन अब नहीं रहा। डार्विन फिर आया था, उसने कहा था कि नहीं, ये स्केलेटन्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज में लिंक्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनमें चेंजेस आई हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज हुई हैं और मौजूदा हालत में आई हैं। फिर जाके एवोल्यूशन का कंसेप्ट जो था लोगों में ज्यादा फेमस हुआ। जी, ऑक्सफोर्ड ग्रामर। जिन्होंने क्वेश्चन करना है वो मेरे साथ रहें, बाकी बच्चे 20 मिनट की बाकी बच्चे 20 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं। 11:40 पे आपका इंग्लिश का लेक्चर होगा। जी, ऑक्सफोर्ड ग्रामर। वालेकुम। अगर मसल्स नॉर्मल हो जाए और डैमेज हो जाए तो बॉडी को क्या नुकसान? मसल नॉर्मल हो और टिश्यू डैमेज हो? यस सर। ऐसा कैसे हो सकता है? मसल में भी तो टिश्यू है ना, अगर टिश्यू डैमेज है तो मसल भी डैमेज है। हमारे आज के एसएलओ से इसका क्या ताल्लुक है? मुझे बताओ, हमारे आज के एसएलओ से इसका क्या ताल्लुक है? कोई थ्योरी, कोई हाइपोथेसिस, कोई लॉ है इस पे? वैसे ही पूछ रहे हो बस। मसल्स वीक हो जाएंगे तो वो मसल्स जो भी काम करते हैं वो काम ठीक से नहीं होगा। आप वेट लिफ्ट नहीं कर सकोगे, अपने बॉडी को सही से मूव नहीं करा सकोगे और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ डैमेज होती चली जाएगी। जी अरूज। सर जी, पहले जमाने में डायनासोर होते थे। किस जमाने में? पहले जमाने में। देखो, कुछ बातें हैं इसमें। एक तो ये चीज कि ये जो फॉसिल्स है ना, डायनासोर्स की हड्डियां मिलना, उनके सबूत मिलना, इस पे जो रिसर्च हो रही है सबसे पहले तो ये मगरिब के लोग कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है। ठीक, अब वो जो मगरिब के लोग कर रहे हैं फिर उनके भी नजरियात हैं। आज से 500 साल पहले चले जाओ तो मगरिब के नजरियात मजहबी थे, लेकिन आज के वो लोग बेदीन है, सेकुलर हैं, दीन को अहमियत नहीं देते। ठीक, अब वो उस रिसर्च को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं ये मैटर करता है। हड्डियां तो मिलती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा स्केलेटन नहीं मिलता, कोई एक बॉडी पार्ट मिलता है, बाकी खुद इमेजिन करना पड़ता है कि बाकी का हिस्सा ऐसा होता होगा, या और दूसरे ऑर्गेनिज्म का कोई और बॉडी पार्ट मिलता है तो हम कहते हैं इसका भी बॉडी पार्ट कुछ ऐसा ही होता होगा। वो फिर हम अपनी इमेजिनेशंस भी साथ मिला के एक मुकम्मल ढांचा बना रहे होते हैं, हमें पूरा ढांचा नहीं मिलता, कुछ बॉडी के पार्ट, कुछ स्केलेटन मिल रहे होते हैं। लेकिन क्वेश्चन वही है कि वो चीज अगर है भी तो उसको जिस नजर से इंटरप्रेट किया जाता है वो अनबायस्ड हो, वो किसी नजरिए से मुतासिर ना हो। इस पे क्वेश्चन है कि जो इंसान वो चीजें ऑब्जर्व करता है और उसको ऑब्जर्व करके अखज करता है वो तो इंसान है ना, और ऐन मुमकिन है कि वो इंसान अगर सेकुलर नजरिए से मुतासर है तो वो कहेगा देखो ये एवोल्यूशन ही है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा फिलोसॉफिकल भी होना पड़ता है इस चीज में, लेकिन मैं इस पे कोई खत्मी रिमार्क्स कभी भी नहीं देता। Anyone else? कशफ? चलें जी, गुड, कोई क्वेश्चन नहीं है। हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।